नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम एक वीकली MIT भी करते हैं और उसके साथ साथ हम एक वीकली रैपअप भी करते हैं, जिसमें हम उस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं और जो भी डेली की न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है उनको हम क्या कर लेते हैं, समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो आज इस वीक का MIT के रूप में कौन सा टॉपिक है, तो देखना, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि 16 सितंबर की बात है, ठीक है। आजकल आज के दिन ये सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह इसके बारे में बातें भी चल रही हैं, ठीक है। तो हम उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल टच पढ़ लेते हैं और उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, 16 सितंबर को, ठीक है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 124, कितने जजेस होते हैं, 1+33 यानी कि 34 का स्ट्रक्चर है। एंड हु इज करंट CJI ऑफ इंडिया, तो कौन है, हमारे BR गवई। तो BR गवई जी से ही रिलेटेड ये न्यूज़ है। बेसिकली हुआ क्या कि किसी ने पेटिशन लगाई और पेटिशन में कहा कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है ना, समझना, खजुराहो में एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर है लॉर्ड विष्णु का, है ना, भगवान विष्णु का। और उसने कहा कि उसमें एक मूर्ति लगी है जो चंदेला डायनेस्टी के टाइम पर बनी थी। और उस चंदेला डायनेस्टी के टाइम पर जो मूर्ति बनाई गई थी वो लगभग 7 फुट उसकी हाइट है, लेकिन उसका जो चेहरा है भगवान विष्णु का, है ना, लॉर्ड विष्णु का, वो चेहरा क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब चाहे उसे तोड़ दिया गया हो, चाहे वो कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो चेहरा नहीं है। तो किसी ने पेटिशन डाली कि हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में उस मूर्ति को कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है। वो हमारी जो बेसिकली हमारा जो हिस्ट्री है उसको भी अपने आप में समाये हुए है कि देखो उस समय के डायनेस्टी के लोग ऐसा करते थे, है ना। जैसे साउथ इंडिया में आपने देखा होगा इतने अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं ना, है ना, टेम्पल्स बने हुए बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप जानते हो, ठीक है, उन्होंने कहा, BR गवई जी उसको हेड कर रहे थे ना, 2 जजेस की बेंच बैठती है। BR गवई जी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कहते हैं कि देखो ये मेरा काम नहीं है। और सही है, उनका काम नहीं है। तो काम किसका है, मंदिरों को रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, या किसी मूर्ति को रीइंस्टॉल करना किसका काम है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसका काम ये होता है कि जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, नेक्स्ट डैमेज उनमें ना हो पाए। इसलिए आपने देखा होगा यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी डाला जाता है। इवन ये जो मंदिर है वो भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए यूनेस्को हेरिटेज साइट क्या होती है। हालांकि हम लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। आज के दिन 44 हो चुके हैं। इस मंदिर को 1986 में डाला जाता है, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकली भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी करंट में क्या हुआ, तो जब CJI ने ऐसा कहा कि ठीक है आप ASI के पास जाइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, और वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर देंगे, बात खत्म हो जाती, ठीक है। बट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दी, जिस लाइन के ऊपर ये सारा डिस्प्यूट हो गया और सोशल मीडिया के ऊपर, इवन आजकल आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर ना ट्रेंड करने लगा। इवन लोगों ने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इम्पीचमेंट, उनको इम्पीच करने की बातें कह दी। तो कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का इम्पीचमेंट। हालांकि हमने इस वाली न्यूज को हमने जस्टिस वर्मा वाली न्यूज में काफी बार पढ़ा है। आर्टिकल 124 का 4 ये कहता है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। उसकी एक प्रोसेस होती है कि 100 मेंबर्स लोकसभा के, 50 मेंबर्स राज्यसभा के एग्री करने चाहिए। फिर उसके ऊपर एक कमेटी बनती है, 3 मेंबर कमेटी होती है। उसके बाद अगर उसकी रिपोर्ट के ऊपर भी अगर 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेज से बिल पास हो जाता है तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को पोस्ट से हटा देते हैं, समझ गए। तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट की डिमांड होने लगी। इवन जो हमारी विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं उन्होंने तो कहा कि इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल्स थे उन्होंने इस बात को बढ़ाया। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अच्छा, इशू क्यों बना, इशू इसलिए बना कि सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो सुपीरियर है, उसके ऊपर कोई नहीं, उसने जो कह दिया पूरे इंडिया की बाउंड्री पर वो लागू है, वो इम्प्लाई हो जाता है। तो उनके मुंह से ऐसी बातें सुनना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, उसे बचाने का काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं वो,
तो उन्होंने क्या कहा ऐसा, तो चलिए देखते हैं आज की इस न्यूज़ में कि ऐसी क्या कंट्रोवर्सी बनी हुई है जो आज के टाइम पर बेसिकली हर जगह पर सोशल मीडिया को पर आपको देखने को मिलेगी। कौन सही है कौन गलत है वो बाद की बात है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा है, वो अपना जजमेंट कर लेंगे, हम सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CGI's remark on Lord Vishnu, तो क्या है समझना। During the hearing, the CGI reportedly remarked, "This is a publicity interest litigation. Go and ask the deity himself या itself to do something now. You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu." तो आप जाइए और उन्हीं से पूछिए, मतलब उन्होंने ऐसा कह दिया कि आप भगवान विष्णु को पूछते हो, उनकी पूजा करते हो, तो जाइए आप उनसे कहिए, वो मूर्ति को ठीक कर देंगे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर रिलीजियसली देखा जाए, अच्छा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रखवाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट है ना, आप जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ही हमारे आप जानते हो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं, और उन फंडामेंटल राइट्स में सभी के लिए है। अगर मेजोरिटी की मैं बात करता हूं, सिर्फ रिलीजियस राइट की बात करता हूं मैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, समझना पूरी कहानी है ना, हमें एग्जाम से मतलब है, ठीक है, कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो होता है, ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए है, सभी के लिए, ना कि मेजोरिटी माइनॉरिटी। तो रिलीजियस फ्रीडम में फॉर एग्जांपल मैंने कहा आर्टिकल नंबर 25 टू 28 तो सभी के लिए बना हुआ है ना। और अगर माइनॉरिटी की बात करता हूं तो उनके कल्चर और उनके रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल 29 एंड 30 बना हुआ है। तो जब साफ साफ लिखा है कि हमारा देश, अच्छा हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा है, क्या लिखा है कि हम क्या एक सेकुलर कंट्री है, तो कुछ जगह पर सोशल मीडिया में ये भी ट्रेंड चलने लगा कि ये आदमी जो है सेकुलर नहीं है ना, एक पर्टिकुलर रिलीजन से इनको प्रॉब्लम होती है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के दिन। तो इवन इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने 2 दिन बाद आकर है ना, 48 आवर्स के बाद इन्होंने कहा B.R. Gavai broke his silence on Thursday to clarify in open court that he believes in all religions, visits sites of the worship of every faith and firmly trusts in true secularism। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई मैं ट्रू सेकुलरिज्म में विश्वास रखता हूँ। सेकुलर क्या होता है तो आप जानते हो, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इंदिरा गांधी ने क्या किए थे, 3 वर्ड जोड़े थे आपके प्रीएम्बल में। कौन कौन से, एक जोड़ा था सोशल, एक जोड़ा था उसमें सेक्युलर, और एक जो वर्ड उसमें जोड़ा था वो कौन सा था आपका, इंटीग्रिटी, जिसको हम अखंड भारत के नाम से जानते हैं। और सेकुलर का मतलब ये होता है कि आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठकर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आप जानते हो लोग हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो उन्होंने बोला और इनको बेचारों को क्लैरिफाई करना पड़ गया। बट फिर भी जो लॉयर्स हैं, कुछ लोग को कहना है कि उनको वहीं रुक जाना चाहिए था, ये वाली लाइन नहीं बोलनी चाहिए। तब जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसाइड कर लेगा, ठीक है। जस्ट इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या सेकुलरिज्म होता है, कहां पर लिखा है, प्रीएम्बल में लिखा है, कब एड ऑन हुआ था, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से इसको जोड़ा जाता है। अच्छा, रिलीजियस फ्रीडम के कौन कौन से आर्टिकल हैं, 25 टू 28 बने हुए हैं, ठीक है। माइनॉरिटी के कौन से हैं, तो 29 एंड 30 बने हुए हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडवोकेट विनीत जिंदल है ना, इन्होंने ही पेटिशन फाइल की थी, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या हो गया, हिंदू सेंटिमेंट्स का थोड़ा सा हर्ट हुआ जब इन्होंने ऐसी बात बोली, और ये आ गया आपके न्यूज में। तो चलिए अब थोड़ा एग्जाम रिलेटेड भी बात कर लेते हैं ना, काफी अच्छी है ना, कंट्रोवर्सी चल रही है बेसिकली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 क्या कहता है ना, जो कि रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। तो क्या कहता है, 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड प्रोफेशन ऑफ द रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, परफॉर्म, ठीक है, और उसको एक्सपेंड करने का पूरा राइट है, ठीक है। बस याद रखना कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, आपको पब्लिक हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है, आपको मोरालिटी का भी ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना हो कि मोरालिटी वहां पर ना बनी रहे, ठीक है। ये सभी रिलीजन के लोगों को क्या करता है, अपनी अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की क्या देता है, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का राइट देता है, ठीक है। और याद रखना आर्टिकल 25 में हिंदू का मतलब क्या है, जो हिंदू से निकले हैं, हिंदू, ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी हिंदू काउंट किए गए, ये भी ध्यान रखना। 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि अगर आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को बनाना चाहते हैं तो यू हैव फ्रीडम टू गैदर
मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप बाबा हो, अगर आप लोग मौलवी हो या जो भी हो जो धर्म को प्रमोट कर रहे हो, तो आपके पास मूवेबल यानी कि पैसा, ठीक है, नॉन मूवेबल या इमूवेबल यानी कि प्रॉपर्टी, जमीन, वो सब इकट्ठा करने का राइट है। आपको कोई कुछ नहीं करेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक लोग होते हैं बेसिकली, है ना, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी को जानते हैं, है ना। किसी जमाने में कुछ नहीं था, उनके पास आज बहुत कुछ है। तो आर्टिकल 26 ही गारंटी देता है कि भाई आप इकट्ठा कर सकते हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो 26 भी रिलीजियस फ्रीडम में ही आता है, ध्यान रखना। इट ग्रांट्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, it allows them to manage their own affairs in matters of the religion. It ensures the right to own and acquire property for religious purposes and to administer such property according to law. Simple याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27। ये क्या कहता है? ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस ऑन रिलीजियस प्रमोशन। याद रखना, कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट किसी दूसरे पर्टिकुलर स्टेट से या किसी स्टेट में, ठीक है, लोगों से धर्म के नाम पर कभी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे पहले होता था ना जजिया, है ना, जजिया चलता था। जब जो मुस्लिम भारत में आए थे उस समय जजिया टैक्स लेते थे। अगर तुम्हें अपने रिलीजियस टेम्पल में विजिट करना है, केदारनाथ जाने का मन कर गया, तो भाई पैसा देना पड़ेगा राजा को, ठीक है। उसको आगे चल के अकबर ने हटा दिया था। देन अकबर का नाम अकबर रख दिया गया था। अकबर का पहले नाम क्या था? मोहम्मद जलालुद्दीन। लेकिन उसने जब जजिया हटाया तो उसका नाम हो गया अकबर, ठीक है, अलमाइटी, है ना, अकबर द ग्रेट, है ना। उसके बाद दोबारा से आपके जो औरंगजेब थे उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। और फिर बाद में जब मुगल डायनेस्टी ही खत्म हो गई 1857 की रिवोल्ट के बाद, तो भारत से ही खत्म हो गया। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कभी ना कभी ऐसा हो सकता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी क्लैश हो सकता है। तो पहले से उन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया कि आप लोग कभी भी धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लोगे, समझ गए। राजस्थान में हिंदुओं से टैक्स लोगे तो मुसलमान कहीं भागेगा, कहीं मुसलमानों से लोगे तो हिंदू भागेगा, और देश में भागम भाग होती रहेगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम लेवाइंग एनी टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated for the promotion or maintenance of any particular religion, ठीक है। 28 क्या कहता है? फ्रीडम एज टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो सिंपल याद रखना, 28 प्रोहिबिट करता है कि अगर आप किसी एक नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है, या आप वहाँ पर हैं, तो आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो 28 उसे प्रोहिबिट करता है। बट अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में हैं, ठीक है, आप माइनॉरिटी का स्टेटस आपके पास है ना, तो आप क्या कर सकते हो? नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 30 जिसमें मदरसों में इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, समझ गए। वो भी काफी न्यूज में है, हमने कई बार पढ़ा भी है, ठीक है। ऐसा कहाँ पर लिखा है? 28 में, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कि मंदिर कहाँ पर है। कुछ फैक्चुअल डाटा उसके भी आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पर है? खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश में है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। चंदेला डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने बनाया था, लगभग अराउंड 975 से लेकर 1100 ईस्वी उसके अंदर बनाया गया था, एडी में, ठीक है। कौन सी स्टाइल में बना है? नागर स्टाइल में। आपने शायद अयोध्या टेम्पल पढ़ा होगा, वो भी नागर स्टाइल में। तो नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल्स है मोस्टली नागर स्टाइल में है, साउथ इंडियन किसमें है? द्राविडियन स्टाइल में, ये आपको पता है, ठीक है। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में, जिसको 1986 में क्या किया गया था? एड ऑन किया गया था। अभी कौन जुड़ा है लेटेस्टली 44th नंबर पे? तो आपका मराठा लैंडस्केप्स, जिसमें मराठाओं के 12 फोर्ट्स को उसमें एड ऑन किया गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जावेरी टेम्पल इज ए किसका टेम्पल है? विष्णु भगवान का टेम्पल है, ठीक है। चंदेला डायनेस्टी के लोगों ने बनवाया था, ठीक है। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट खजुराहो का पार्ट है, नागर आर्किटेक्चर में बना है, ठीक है। और ये यूनेस्को साइट में है। और इसकी जो हेड है भगवान विष्णु का, वो क्या हो रखा है? डैमेज हो रखा है, हेडलेस, ठीक है। तो ये हमारे उस रिलीजियस जो हमारा कल्चर है उसको भी दिखाता है कि इतने सालों से उसका हेड नहीं है, फिर भी लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं ना। तो वही सब बातें हैं बस, ठीक है। यही कंट्रोवर्सी का भी एक रीजन है। द ASI कौन होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम है कि जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। इज द लीगली एम्पावर्ड बॉडी टू हैंडल कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द मोन्यूमेंट्स, the ancient monuments and the archaeological sites and remains। AMASR एक्ट कब आया था? 1958 में। It does not permit arbitrary reconstruction of protected monuments।
ओनली कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन आर परमिटेड, नॉट फुल स्केल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मिसिंग पार्ट्स। ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। एएसआई का रोल क्या होता है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है भाई, सिंपल सी बातें। बना कब था, 1861 में, ठीक है। किसने बनाया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको बनाया था, जो इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। आज के दिन कौन है, तो वो आप लोग मुझे बताना कि आज के दिन इसका कौन है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। इसी को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कह देते हैं, ठीक है। याद रखना, एक ऐसे जीएसआई भी होता है, ठीक है, वो बना था 1851 में। उसका काम क्या होता है, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसका काम है कहाँ पर, आपके नेचुरल रिसोर्सेज है ना, कोयला, गैस है ना, वो सब फाइंड आउट करना, वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ये आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। सिंपल से याद रखना। काम क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ठीक है। एक्सकेवेशंस मतलब उसको होता है ना कि कहीं पर कुछ मिल गया, कि भाई जैसे आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, है ना, आप लोगों ने बेसिकली कालीबंगा का नाम सुना होगा, लोथल का नाम सुना होगा। तो ये सब कौन करता है ना, ये सारे काम कौन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जैसे 1921 में हमने उसको उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढूंढा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसमें 1922 में किसे ढूंढ लिया था, आपकी मोहनजोदारो को ढूंढ लिया था, ठीक है। ऐसे ही ये सारे काम करता है। मेंटेनेंस ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, है ना, उनके रिमेन्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एक्ट कौन सा है, तो अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, उनके साइट के म्यूजियम्स को बचा के रखना, ये सब इसका काम होता है, ठीक है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 में आया था, पहली बार लॉर्ड कर्जन लाए थे। वाज लॉर्ड कर्जन, तो आपको पता होना चाहिए, ये एक समय भारत के 1904 में क्या थे, भारत के वाइसराय, है ना। जो बंगाल स्प्लिट का कॉन्सेप्ट था वो भी कौन लेकर आया था, लॉर्ड कर्जन, ये भी आप जानते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में 1958 में इसको एक्ट बना दिया गया, ठीक है। 2010 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट ये किया गया, इट प्रोहिबिट्स कंस्ट्रक्शन विद इन 100 मीटर ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि कहीं पर अगर कोई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है तो उसके 100 मीटर के दायरे में आप कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल जैसे हड़प्पन साइट है ना, मौर्यन, कुषाण, गुप्ता, मुगला, ठीक है, जो मुगल डायनेस्टी है, ताजमहल, सांची, खजुराहो, हम्पी, कोणार्क सन टेम्पल, अजंता एलोरा केव्स, इन सबको बचाने का, इनको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, अब ये कितना आगे बढ़ेगी, क्या ये नेक्स्ट वीक तक कंटिन्यू रहेगी, वो हम धीरे धीरे टाइम के साथ साथ न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स भी पूछ लेता है, तो फॉर एग्जांपल उसके लिए भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेम्पल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, ठीक है, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।